नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। भारत का पड़ोसी देश नेपाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन के विरोध में युवा इस कदर भड़के कि पूरा देश सुलग उठा। हजारों की तादाद में युवाओं ने नेपाली संसद में कब्जे की कोशिश की, जिसके विरोध में सेना को गोलियां भी चलानी पड़ी और 20 लोगों की जान चली गई। इस बवाल के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने इस्तीफा भी दे दिया। नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, किसी को अब तक नहीं कुछ पता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर नेपाल क्यों हिंसा की आग में झुलसा है। क्या सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार ही इस बवाल की वजह है, या नेपाल, चीन और अमेरिका की लड़ाई का अखाड़ा बन रहा है? यही वो तमाम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल की अस्थिरता का भारत पर क्या असर हो सकता है। साथ ही नेपाल को राजनीतिक अस्थिरता से बचाने में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो क्या चीन और अमेरिका का अखाड़ा बन गया है नेपाल? ये तमाम बड़े सवाल हैं। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय त्रिपाठी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। इसके साथ ही ब्रह्मदीप आलूने विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्रिपाठी जी, आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि जो आग देखने को मिल रहा है नेपाल की सड़कों पर, क्या सिर्फ ये युवाओं के भीतर आक्रोश है या मामला कुछ और है? क्योंकि ये भी एक आरोप है सरकार पर कि सरकार वो तमाम चीजें मुहैया नहीं करा पाई है लोगों को, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सरकार आम जनता को पहुंचाती है। त्रिपाठी जी, लगभग 2 दशक से नेपाल में ये तय नहीं हो पा रहा कि वो किस दिशा में जाना है। तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात होती है, बल्कि विशेषकर जब से नेपाल में भूकंप आया था उसके बाद से जो भी सरकारें नहीं वो मैनेज नहीं कर पाई, और सरकार के साथ देश की दिशा क्या होगी, देश की दशा कैसी, उस पर कोई चर्चा नहीं। उसका एक बड़ा कारण ये था कि कोई स्थायी सरकार नहीं आई, लगातार सरकारें बदलती रहीं। और सीपीएम या आप जो हम लोग समझते हैं कि कम्युनिज्म जब भी हावी होता है, कम्युनिज्म का एजेंडा ही होता है। नेपाल ने अपने जन्म से लेकर के और अभी तक हिंदुज्म को देखा है, ट्रेडिशनल वे में बात की है, उसी हिसाब से चला, उस हिसाब से योजनाएं बनती, उस हिसाब से काम होते थे, वही शिक्षा दीक्षा मिलती थी। लेकिन जब सरकारें बदली और त्रिपाठी जी आपकी आवाज में कुछ रुकावट, उसको ठीक कर लेते हैं, तब तक हम ब्रह्मदीप जी के पास चलते हैं। ब्रह्मदीप जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? ब्रह्मदीप जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? क्योंकि जो तस्वीरें नेपाल से आई हैं, नेपाल से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? एक तो बात हो रही है कि विदेशी फंडिंग होगी, विदेशी ताकत है इसके पीछे, वो ये सब कर रही है और करा रही है, और भारत को इससे क्या नुकसान होने वाला है? क्योंकि एक पैटर्न जो हम देख पा रहे होंगे, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, इसी तरह का एक पैटर्न सेट करने की कोशिश की गई थी और तस्वीरें उस सबके सामने थी। क्या वही सब कुछ फिर से नेपाल में हो रहा है? देखिए, लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। और जो ओली, प्रचंड, देवबा, ये जो सारे लोग हैं, ये लगातार लोकतंत्र को प्रयोगशाला बना रखी है। किसी देश में 250 सालों तक राजतंत्र झेलने के बाद जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो लोग समानता चाहते हैं, लोग बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, लोग सामाजिक न्याय की स्थापना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी हो। लेकिन दुर्भाग्य से देश जो है वो लोकतंत्र के मिजाज को समझ ही नहीं पाया। क्यों यूं कहिए कि इस देश के लोकतांत्रिक नेताओं ने अब इस अभिजात्य वर्ग का लोकतंत्र बनाकर सत्ता को केंद्रित कर दिया। अब आज जो लोगों को गुस्सा है, आप देखिए, सरकार यह प्रचारित कर रही है कि लोग या युवा इसलिए गुस्से में है क्योंकि सोशल मीडिया पर को उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन असल में युवा इसलिए गुस्से में है क्योंकि उन्होंने युवाओं की आवाज को रोकने की कोशिश की, देश की आवाज को रोकने की कोशिश की। क्या कोई लोकतांत्रिक संस्था या लोकतांत्रिक सरकार अपने देश की युवाओं की या लोगों की आवाज रोकने की कोशिश कर सकती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में कोई विपक्ष बन ही नहीं पाया। मिली जुली सरकारें, जो थोड़े कब किसी को पूर्ण समर्थन मिला नहीं, और पिछले 17 सालों में 15 सरकारें गिर गई। आप प्रचंड को बहुमत दे, आप प्रचंड को वोट दे, आप ओली को वोट दे, आप देवबा को वोट दे, ये सभी मिल जाते थे और सरकारें बना लेते थे। अब जहां पर ये देश खड़ा है तो बहुत संकट की बात है। आप देखिए कि जब आपका राजतंत्र पर भरोसा नहीं है, तब जब आपका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है तो आप जाएंगे कहां? और लोगों में इतना गुस्सा है कि उन्होंने ओली पर निशाना, सिर्फ ओली को निशाना नहीं बनाया जो देश के प्रधानमंत्री है,
उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना बनाया है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी फूंका है, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के संस्थान को भी निशाना बनाया है। मतलब कि युवाओं को किसी संवैधानिक संस्था पर भरोसा ही नहीं है। तो अब ऐसे में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो इस देश ने वामपंथ सरकार को दरकिनार कर दिया है या मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ओली तानाशाहों की तरह व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि ओली चीन के इशारों पर चलना चाहते थे, क्योंकि वो शी जिनपिंग जैसा एक पक्षीय दल का नेपाल बनाना चाहते थे और तानाशाही से लोगों को डराना चाहते थे। लोगों ने मानने से मना कर दिया, युवाओं से मानने से मना कर दिया। अब दूसरी बात यह भी है कि समस्या जो सबसे बड़ी है कि देश की जनता का वहां के किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा है ही नहीं। अब जब राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो वहां पर एक अंतरिम सरकार बन सकती है जिसका नेतृत्व कोई शिक्षाविद करे, जिसका नेतृत्व कोई साइंटिस्ट करे, या जिसका नेतृत्व कोई गैर राजनीतिक करे। अब जहां तक आपका सवाल बड़ा वाजिब है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भारत की क्या भूमिका हो सकती है? तो भारत चाहता है कि उसके देश के आसपास के लोग लोकतांत्रिक तरीके से चले, लेकिन ओली ने उग्र राष्ट्रवाद को पनपाकर भारत के खिलाफ विश्वमन किया। उन्होंने लिपुलेख से लेकर सारी जो सीमा विवाद है, ब्रह्मदीप जी काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, उनके ही कहा जा रहा है कि कथाकथित ऐसी बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसके बाद ये पूरे जो युवा हैं नेपाल में वो भड़क उठे, वो सड़कों पर आ गए, सदन के घेराव के लिए बाधित हो गए। और देखिए बांग्लादेश में भी ऐसा ही था, सोशल मीडिया के उपयोग से ही शेख हसीना की भी सरकार गई थी और उन्हीं को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात वहां काठमांडू से की जा रही है। नहीं, देखिए आप यहां पर नेपाल और बांग्लादेश को अलग अलग रखिए, क्योंकि नेपाल जो है वो राजतंत्र से निकला था और वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था। बांग्लादेश में लोकतंत्र है लेकिन वो कट्टरपंथियों की जद में आ गया है। चीजें एक जैसी, व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अलग अलग है। अब यहाँ पर बांग्लादेश जैसा युवा सड़कों पर तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर कट्टरपंथ की समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पर यह है कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास कैसे बहाल किया जाए। तो अब यहाँ पर एकमात्र तरीका हो सकता है, देखिए लोग ये नहीं पसंद करेंगे कि ज्ञानेंद्र ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और इस देश में वापस ज्ञानेंद्र की पूजा करने लग जाए और यहाँ पर राजतंत्र आ जाए, ऐसा ही लोग पसंद नहीं करेंगे। यहाँ के युवा लोकतंत्र ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जो सहभागी लोकतंत्र हो, जो लोगों की चिंता करे। तो अब यहाँ पर सेना की जो मीटिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर सेना किसी अंतरिम सरकार को बना सकती है, लेकिन एक बार फिर यह बहुत स्पष्ट है कि उस अंतरिम सरकार का मुखिया कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा। और यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो इस देश की व्यवस्था कहां पर जाएगी, शासन का ढांचा कैसे होगा, इस देश का नेतृत्व कौन करेगा, वो किन नियमों का पालन करेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो 2-4 दिनों में सामने आ सकते हैं। ठीक है अजय जी, अब आप तक लौटते हैं। क्या क्या हो सकता है? पैटर्न की बात कर रहे थे, विदेशी किसी शक्ति की बात कर रहे थे हम लोग, क्या सच में कोई विदेशी शक्ति है और भारत को भी साधने की कोशिश की जा रही है? क्या ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है? मैं शुरू में जो आपसे बात कह रहा था, आवाज डिस्टर्ब हुई, तो वही बात ब्रह्मदीप जी भी कह रहे हैं कि नेपाल ट्रेडिशनल वे में रहा है, हिंदुज्म राष्ट्र रहा है, राजतंत्र से निकल राजतंत्र राजशाही की पूजा होते होते हिंदुज्म की पूजा होते देवी देवताओं धर्म समाज की बात करता था। आप सरकारें जब बनी, वो सरकारें जो बनी तो निश्चित रूप से जो कम्युनिज्म आया, जिसे लेफ्टिज्म कहते हैं हम लोग, लेफ्टिज्म की जो असर पड़ा, लेफ्टिज्म का अपना स्टाइल अलग है, लेफ्टिज्म का अपना तानाशाही का अपना सब कुछ करने का काम अलग है। सबने मिलकर सरकारें तो बना ली, लोकतंत्र किसी चलता रहा, लेकिन वो लोकतंत्र वास्तव में जो था वो बहाल नहीं हो पाया वहाँ पर। और निश्चित रूप से जब लोकतंत्र नहीं हुआ, कोई स्थायी सरकार नहीं रही, तो उसका रिजल्ट एक लॉन्ग टर्म में अब हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात जो ब्रह्मदीप जी भी कह रहे थे कि आपने जो उन्होंने ज्ञानेंद्र जी की बात की कि आप उस पूरे परिवार ने पूरे राजशाही को मार डाला, वो खत्म हो गया। पिछले लगभग 3-3.5 साल से अगर समीक्षा करें ब्रह्मदीप जी हम लोग, तो देखते हैं कि वो ज्ञानेंद्र की फैमिली यानी राजशाही फैमिली धीरे धीरे सर उठा रही थी और उसका लगातार उसका एक नेटवर्क बनता जा रहा था। वहाँ जो भी सरकारें रहीं वो इस बात को क्यों नहीं जज कर पाई कि राजशाही एक बार फिर से हावी हो रही है और एक कल के दिन ये बड़ा समस्या बन जाएगा। और आज देखिए एक ये गुरुंग का पूरा गैंग हो गया, उधर राजशाही पूरी गैंग हो गई। सरकार के सपने को कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार में इतनी मिली भगत है, लेफ्टिज्म वाले लोग भी शामिल हैं उसमें, ओली की सरकार भी शामिल है। उन्होंने ओली को जो कि हिंदुज्म से हुआ करते थे उनको पटक दिया चाइना के साथ।
तो ये गड़बड़ियाँ जो हैं, तो वहाँ के नेपाल का जो यूथ है उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा। और आज भी नेपाल में मुझे लगता है कि लगभग हमने जो अध्ययन किया है, पूरी नेपाल की जो कैपेसिटी है, नेपाल का जो कैपिटलिज्म है, वो 56% लोगों के पास पूरे नेपाल का है। तो अगर लिमिटेड लोगों के पास सारे संसाधन होंगे, उनके कब्जे में होंगे, और तो निश्चित रूप से इस तरह की समस्याएं, एक युवा जो दिख रहा है, जहाँ देखिए वही बात आप जो बांग्लादेश की कह रहे थे, बांग्लादेश में समस्या सेम थी, वही समस्या यहाँ भी है, लेकिन दोनों का ट्रेडिशन अलग अलग है। पर युवा जो है, यूथ जो है, उसकी समस्या तो एक ही थी, उसको रोजगार चाहिए, उसको काम चाहिए, वो आप तय नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी वहाँ जो एक परंपरागत, अगर जैसे ये कम्युनिज्म था, इसको हटा के अगर एक स्थायी सरकार वहाँ बन जाएगी, भले उसमें, और चाइना को हटा के भारत जैसे तमाम उनके जो मित्र थे, राष्ट्र थे, पागल पड़ोस के, उनको मदद करना पड़ेगी, उनको साथ आना पड़ेगा, ताकि एक वो नेपाल जो परंपरागत नेपाल था, वो नेपाल जब बनेगा तो निश्चित रूप से वो नेपाल फिर स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये जो जेन जेड की बात हो रही थी, ये जेन जेड उपजा काहे से, उसी से उपजाना की समस्याओं के साथ, उन समस्याओं को जब तक खत्म करने का एक साधन नहीं अपनाया जाएगा, जब तक पूरा नेटवर्क नहीं तैयार होगा, तब तक मुझे लगता है कि इस तरह की समस्याएं लगातार चलती नहीं, क्योंकि इस उहापोह में कल कोई सरकार फिर बन जाएगी, फिर नया नाटक शुरू होगा। अगर हमारा राष्ट्रपति शासन भी लग गया तो फिर कुछ महीने बाद फिर, क्योंकि समस्याओं का समाधान का कोई रास्ता अभी तक वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। ब्रह्मदीप जी, आप किस तरह से देख रहे हैं और भारत की इस पूरी लड़ाई में भूमिका क्या होने वाली है, और उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप जरा विस्तार से बताएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। जिस तरह से विदेशी शक्ति की बात लगातार हो रही है, क्या विदेशी शक्ति, मैं बार बार यही समझने की कोशिश और समझाने की मैं चाहता हूं कि आप समझाएं दर्शकों को, विदेशी शक्ति है या सरकार की ये फेल्युअर है, एक एस्केप मोड आप इसको कह सकते हैं, कि सरकार उस चीज को छिपाने के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई नहीं। आप भी कह रहे हैं, त्रिपाठी सर भी यही कह रहे हैं, और उसको छिपाने के लिए आप ये कह दे कि चाइना का कर्ज है हमारे पर, तो हम उसके तरफ देख रहे हैं, हमारा लिटिल बिट जो झुकाव है ज्यादा वो उसके तरफ है, उसके आगे ना आप अपनी आम जनता को देख रहे हैं ना किसी और को देख रहे हैं। तो उसकी तस्वीरें अब नेपाल के सड़कों पर सामने है। देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि नेपाल की जो राजनीतिक व्यवस्था है, या वहां पर जो वहां के नेता हैं, वो विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप को पसंद करते हैं या उनको मौका देते हैं। 2008 में आपके देश में लोकतंत्र स्थापित होता है, मिस्टर प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, पहली यात्रा आप चीन की करते हैं। आपको भारत जैसे परंपरागत मित्र के साथ, जिसके साथ ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, उस देश को छोड़ के आप चीन की ओर जाते हैं, तो मतलब आपने विदेशी हस्तक्षेप को मौका दे दिया। उसके बाद प्रचंड के बाद आपने ओली को भी देखा, वो भी उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तो अब ये जो अब चीन की ये कोशिश थी कि देश में कम्युनिस्ट पार्टियां एक हो जाएं, जिससे कि कम्युनिज्म यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाए। लेकिन नेपाल के लोग या दक्षिण एशिया में एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए, कि देश जो है या ये जो पूरा इलाका है, ये आध्यात्म को पसंद करता है, ये धर्म को पसंद करता है। दक्षिण एशिया में कभी भी धर्म को छोड़कर या वामपंथ को पसंद किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में आप देश को वामपंथी बनाना चाहते हैं, वामपंथी कभी देश बन नहीं सकता। अब यहाँ पर भारत का स्वाभाविक हस्तक्षेप होता है, या यूं कहिए कि भारत स्वाभाविक तौर पर इस देश की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं, ये नेपाल की सीमा से मिलते हैं। और आप सोचिए कि नेपाल में जब भी कोई विवाह होता है, तो साड़ियां जो है वो हमारे यहाँ से खरीदी जाती है, सामान यहाँ से खरीदा जाता है। तो नेपाल और हमारे संबंध, तो हमारी तो धार्मिक यात्रा है, बिना पशुपतिनाथ जी के दर्शन के कभी खत्म पूरी होती ही नहीं है। तो हमारे लिए नेपाल एक देश नहीं है, नेपाल जो है वो हमारे एक शरीर का एक भाग है, जो कि बहुत आवश्यक है। तो अब नेपाल में शांति स्थापित हो, वहां पर जो सड़कों में हिंसा हो रही, वो सड़कों में हिंसा नहीं हो। और दूसरी बात है, ओली की गिरफ्त में जो देश आ गया था, जो बार बार प्रचारित करने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ की समस्याओं का समाधान चीन ही कर सकता है, तो अब लोगों ने संदेश दिया है कि चीन के कर्ज पर को लेकर देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यहाँ के युवाओं ने ओली को संदेश दिया है कि देश की समस्याओं का समाधान देश में कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, देखिए किसी भी देश में लोकतंत्र स्थापित होता है तो एक योजना काम करती है, योजनाओं पर काम देश आगे बढ़ता है। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनी,
पंचवर्षीय 5-5 साल से हम आगे बढ़ने लगे, इस कारण से देश यहाँ पर खड़ा हुआ है। नेपाल में 17-18 साल लोकतंत्र के हुए। भारत जब आजाद हुआ था 1947 के बाद, तो उन 17-18 सालों में हमारे यहाँ पर IIM, IITs, अंतरिक्ष के केंद्र सब कुछ बन गया था यहाँ पर। तो कोई देश ऐसी कोई भी योजना नेपाल के राजनीतिक दल कभी सामने ला ही नहीं सके। वो क्या करते थे, वहां पर विपक्ष नहीं बना, बस एक के बाद एक सत्ता में आते रहे। यही कारण है कि लोग ठगे हुए महसूस करने लगे कि हम वोट किसको देते हैं और प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो नेपाल को एक लोकप्रिय सरकार चाहिए, और किसी भी देश में लोकतंत्र तब बन सकता है जबकि वहां पर पक्ष भी हो, वहां पर विपक्ष भी हो। अब नेपाल में कोई विपक्ष है ही नहीं, तो यही कारण है कि लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा, प्रदर्शनकारियों ने कहा राजनीतिक दलों से कि कोई भी हमारे प्रदर्शनों के बीच में मत आइए, हमको किसी के झंडे पर विश्वास नहीं है। मतलब लोगों का इतना गुस्सा फूट पड़ा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नेपाल की कि वो राजनीतिक दलों की भागीदारी चाहते ही नहीं है। तो ये समय नेपाल के लिए बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन का समय है। लोग संसद में हिंसा करने के लिए नहीं घुसे, लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है कि इस संस्था पर हमारा भरोसा नहीं है। मतलब ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो फिर कौन सी व्यवस्था पर भरोसा है? निश्चित तौर पर जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के लोग जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा लोकतंत्र आए जो देश को मजबूत करे, जो देश का विकास करे। अब उस विकास को लेकर कैसे लोग आगे बढ़ाते हैं, हाँ। कैसे गैर राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प त्रिपाठी जी, होगा। त्रिपाठी सर आपके पास पहुंचते हैं। भारत की भूमिका पर बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और मित्र भी रहा है नेपाल बहुत पहले से। भारत की भूमिका क्या होगी, कैसे होगी, और अगर ये तस्वीरें नहीं बदलती नेपाल की सड़कों पर तो इसका असर भारत पर क्या है और कैसे देखने को? नहीं, देखिए बहुत सारे नेपाली आज भी भारत में रहते हैं और लगातार आना जाना, इकलौता मेरे ख्याल से कंट्री जहां पर हम लोग बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकते हैं। और मगध का पूरा इलाका तो बिल्कुल सटा ही हुआ है उससे। लोग अपने खेत से दूसरे खेत में जाते हैं तब वो नेपाल की सीमा पार हो जाती है। वो जो ब्रह्मदेव जी बात कर रहे थे वही मैं कहना चाहता हूं कि एक जब हम अपने ट्रेडिशन को, हमारी परंपराएं जो हैं, आज हम कितने बड़े यहाँ कोट पैंट पहन ले, टाई पहन ले, लेकिन हम धीरे से जनेऊ कान में चढ़ा के जाते हैं, कहीं जाते हैं अपने किसी धार्मिक कार्यक्रम में। उन परंपराओं को आज इतने सालों बाद हम लोग 70 साल 25 साल के हो गए उसमें कर रहे हैं। तो वही नेपाल की प्रॉब्लम है। जो साउथ एशिया की वो बात कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आप देखिए ना, आप सिर्फ नेपाल की बात मत करिए, नेपाल जाइए आप, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भरे वो इस्लामिक कट्टर हों, लेकिन वो अपनी परंपरा को, अपने धर्म को, अपने समाज को, उसको लेके आकर जिस दिन वहां इंटरफेरेंस हो जाएगा चाइना का या कम्युनिज्म का, वहां भी हंगामा खड़ा हो जाएगा। अब वो देखिए वही समस्या श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में भी तमिल हो, सिंगली हो, लेकिन वो अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को, अपने बौद्धिज्म को, कंबोडिया में, वही वियतनाम में है, वही भूटान में है, वही मॉरिशस में है, वही वो जो अपनी परंपरा को जब तोड़ते हैं। नेपाल में वो गलती हुई सबसे बड़ी कि आपने अपनी परंपराओं को, अपने ट्रेडिशन को, अपने समाज को बदलने की कोशिश की और उसके युवाओं को कोई विकल्प दिए बिना वो हुआ। भारत वो निश्चित रूप से, भारत मुझे लगता है कि इसमें यूएनओ से बात करना चाहिए, भारत को इंटरफेयर करना चाहिए, ताकि भारत जैसा देश, चूंकि बड़ा देश है और भारत एक उपनिवेश अगर तरीके से माना जाए तो नेपाल हमारा उपनिवेश एक तरीके से, उसको भले आधिकारिक रूप से ना कहा जाए। तो ऐसी स्थिति में जब भारत जैसा देश, क्योंकि हमारी सामाजिक परंपराएं जैसी, हमारा खान पान जैसा, हमारी रोटी है, हम नमस्ते करते हैं, वहाँ भी नमस्कार करके उद्बोधन होता है। तो बहुत सारी परंपराएं हैं, माता सीता वहाँ की रहने वाली हमारी, तो लगातार हमारा जो संबंध है भारत का नेपाल के साथ, उसको उसी ट्रेडिशन में चलना पड़ेगा। और भारत को स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बहुत सारे नेपाली यहाँ रहते हैं और वहाँ से जब माइग्रेशन होगा, अगर विवाद खड़ा होगा, माइग्रेशन होगा, तो वो तो मगध में आएंगे और दिल्ली में आएंगे, वो लोग वहाँ से भाग कर बहुत सारे नेपाली यहाँ आएंगे, तो भारत के लिए एक बड़ी समस्या होगी। और भारत जो है बाकी बांग्लादेश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, उनकी तरह इनको नकार नहीं सकता, अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा समस्या वो है कि हमारी परंपराएं जो हैं उसके तो अपनाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से भारत को इंटरफेयर करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी। और भारत अगर मुखिया बनकर के समझौता कराता है तो निश्चित रूप से एक नया नेपाल खड़ा होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में फिर आज कुछ शांति हो जाएगी, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से वहाँ राजशाही, कम्युनिज्म, ये सब मिलकर के फिर हंगामा खड़ा करेंगे और नेपाल वैसा नेपाल नहीं बन पाएगा जिस नेपाल की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल। अब रणदीप जी आपसे समझना चाहते हैं कि किस तरह से भारत का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि भारत सतर्क भी इस वक्त पर है, क्योंकि जिस तरह से ये चर्चाएं हो रही हैं और बात भी हो रही है लगातार, बांग्लादेश के भी साथ जब ऐसी स्थितियां बनी थी तो सतर्क था भारत, श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ भी, क्योंकि पड़ोसी देश है। और इन पर जब इस तरह की हमलेवार तस्वीरें सामने आती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती है भड़कने की, तो भारत को सतर्क रहने की भी मुझे लगता है एक जरूरत होती है।
बातें बहुत स्पष्ट है। बांग्लादेश को लेकर हमने देखा, शेख हसीना को भारत ने यहाँ पर शरण दी और वहां पर लोगों में संदेश गया कि भारत ने बांग्लादेश के लोगों का विरोध किया है। तो इस बार भारत इस बात से परहेज करेगा और मुझे नहीं लगता कि ओली यदि भागते हैं तो भारत को उनमें शरण मिले। और हम लोगों के जनता के साथ रहे। जब वहां पर 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो भारत ने इसका स्वागत करते हुए एक संदेश दिया था कि नेपाल में हम लोगों के साथ हैं। तो नेपाल की जनता, जिसके बारे में त्रिपाठी जी भी बता रहे थे कि हम नेपाल की जनता के साथ रहे हैं, तो नेपाल की जनता यदि वहां की शासन को उखाड़ फेंकना चाहती है तो यह उनका मसला है। लेकिन नेपाल में अशांति नहीं हो, नेपाल में हिंसा नहीं हो, लोग बेहतर तरीके से रहें। क्योंकि आप जो मैदानी इलाकों में आप चले जाइए, जो बिहार से लगते मैदानी इलाके हैं, तो बिहार के अधिकांश बेटियां जो है वो जो पूरा मधेशी प्रदेश कहा जाता है, तो वहां पर हमारा बहुत ही नजदीकी संबंध है उन लोगों से। और जो मैदानी स्तर तो है और पर्वतीय इलाके में जो है तो सब भारत के अपने लोग हैं। तो अब भारत की ये कोशिश होगी कि ये हिंसा रुके, एक ऐसी अंतरिम सरकार की स्थापना हो जो लोगों का प्रतिनिधित्व करे। लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र खासकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस सरकार में उन छात्रों के किसी नुमाइंदे को भी एक महत्वपूर्ण पद मिला जाए। दूसरी बात है कि यहाँ की सेना की भी बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है, क्योंकि भारत और नेपाल की सेना के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कम से कम यह संदेश नहीं जाए वहां के लोगों में कि नेपाल की जो सेना है या नेपाल की जो पुलिस है वो लोगों के खिलाफ है, जैसा हमने बांग्लादेश में देखा। तो ये जो और दूसरी बिल्कुल बात साफ तौर पर ये सारी चीजें ना हो नेपाल में, तब जाकर, जिस तरह से त्रिपाठी साहब ने भी कहा और आप भी कह रहे हैं, तब जाकर जो नेपाल की अब एक नई तस्वीर जो है भारत के हस्तक्षेप के बाद एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।